भारत की जंग आज़ादी के वीर योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश आज 125वीं जयंती मना रहा है। बात करते हैं उस घटना की जिसने नेताजी को क्रांतिकारी बना दिया। मैट्रिक की परीक्षा में टॉप करके उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन वहाँ ऐसी घटना हुई जिसके बाद सुभाष चंद्र को लगा कि अंग्रेज़ों को भारत से बाहर खदेड़ना होगा। एक दिन सुभाष कॉलेज की लाइब्रेरी में थे। वहाँ उन्हें पता चला कि एक अंग्रेज़ अफसर ने खींचकर उनके कुछ साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें ज़ोर से धक्का भी दे दिया। क्योंकि सुभाष ही कॉलेज के प्रतिनिधि थे, सो वे तुरंत प्रिंसिपल के पास पहुँचे और उन्हें इस बारे में बताया। अंग्रेज़ प्रोफेसर के रवैये से सुभाष बहुत दुखी थे। वो चाहते थे कि प्रोफेसर माफ़ी मांगे, मगर प्रिंसिपल ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। इसके विरोध में अगले दिन से छात्र हड़ताल पर चले गए। पूरे शहर में जब खबर फैली तो हड़ताल के समर्थन मिलने लगे। आखिरकार प्रोफेसर को झुकना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। इसके बाद वे क्रांतिकारी बनने की राह में मुड़ गए। यहाँ हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की शहादत की, जिसके बारे में कुछ लोगों की अलग अलग राय है। मगर उनकी मौत के बारे में वरिष्ठ पत्रकार आशीष रे बताते हैं कि जिस विमान में ये दुर्घटना घटी वो जापानी बम वर्षक विमान था और उसमें क्रू समेत 14 लोग सफ़र कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए वियतनाम के शहर सैगोन पहुंचे थे। वहां से आगे जाने के लिए कोई भी जापानी विमान उपलब्ध नहीं था। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक जापानी बम वर्षक विमान में जगह मिली। उन्होंने हवाई अड्डे पर छोड़ने आए अपने साथियों से हाथ मिलाकर जय हिंद कहा और विमान में समा गए। उनके पीछे कर्नल हबीबुर रहमान ने भी सबको जय हिंद कहा और नेताजी के पीछे विमान पर चढ़ गए। पायलट के ठीक पीछे नेताजी बैठे हुए थे। उनके सामने पेट्रोल के बड़े बड़े जेरिकेन रखे हुए थे। नेताजी की सीट के ठीक पीछे कर्नल हबीबुर रहमान बैठे थे। विमान में घुसते ही जापानियों ने नेताजी को को पायलट की सीट देने की पेशकश की, मगर नेताजी ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इसकी वजह थी नेताजी का कद काठ, जिसके लिए वो सीट काफ़ी छोटी थी। पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल शीदो के अलावा सभी लोग विमान की ज़मीन पर बैठे हुए थे। नेताजी को एक कुशन दिया गया ताकि उनकी पीठ को आराम मिल सके। इनमें से किसी के पास भी सीट बेल्ट नहीं थी। उस ज़माने में युद्धक विमानों में एयर कंडीशनिंग नहीं होती थी। हर 1000 मीटर पर ऊपर जाने पर विमान का तापमान 6 डिग्री गिर जाता था। इसलिए 4000 फीट की ऊंचाई पर तापमान धरती के तापमान से 24 डिग्री कम हो गया था। विमान के भीतर बहुत ठंड थी। उड़ान के दौरान ही नेताजी ने रहमान से अपनी ऊनी जैकेट मांगकर पहन ली। दोपहर 2:35 पर विमान ने ताइपे से आगे के लिए उड़ान भरी। कर्नल हबीबुर रहमान ने शहनवाज कमीशन को दिए अपने वक्तव्य में बताया कि विमान बहुत ऊपर नहीं गया था और अभी एयरफील्ड सीमा के अंदर ही था कि मुझे विमान के सामने के हिस्से से धमाके की आवाज़ सुनाई दी। बाद में पता चला कि विमान का एक प्रोपेलर टूटकर नीचे गिर गया था। जैसे ही विमान नीचे गिरा, उसके अगले और पिछले हिस्से में आग लग गई। कर्नल ने बताया कि विमान गिरते ही नेताजी ने मेरी तरफ देखा। मैंने उनसे कहा, नेताजी आगे से निकलिए, पीछे रास्ता नहीं है। आगे के रास्ते में भी आग लगी हुई थी। नेताजी आग से होकर निकले, मगर उनका कोट सामने रखे जेरिकन के पेट्रोल से सराबोर हो चुका था। मैं जब बाहर आया तो देखा नेताजी मुझसे तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। उनकी निगाह आसमान में एक तरफ उठी हुई थी, जैसे अनंत आकाश में कुछ खोज रहे थे। उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी बुशर्ट बेल्ट खोली और उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। उनके सिर के बाएं हिस्से पर एक 4 इंच लंबा गहरा घाव था। मैंने रुमाल लगाकर उसमें से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे पूछा, आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। वो खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, मगर उन्हें अपने से ज़्यादा मेरी फ़िक्र थी। बुरी तरह जख्मी होकर भी उनका चेहरा शांत था। उन्होंने कहा, मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, अल्लाह आपको बचा लेगा। वे बोले, मैं ऐसा नहीं समझता। जब आप मुल्क वापस जाएं तो लोगों से कहें कि मैंने आखिरी दम तक मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वो जंग आज़ादी को जारी रखें, हिंदुस्तान ज़रूर आज़ाद होगा। 10 मिनट में ही बचाव दल हवाई अड्डे पर पहुंच गया। वे बिना एम्बुलेंस के थे, इसलिए बोस और बाकी घायल लोगों को सैनिक ट्रक में लेकर तायहोकू सैनिक अस्पताल पहुंचाया गया। नेताजी के सबसे पहले देखने वालों में वहां तैनात डॉक्टर तानेयाशी योशिमी थे। उसी दुर्घटना में शिकार जापानी सैनिक दर्द में चिल्ला रहे थे।
मगर उनके साथ बुरी तरह जख्मी हालत में लेटे बोस और रहमान शांत थे। कदाचित वो सैनिकों की चीख पुकार से शायद आहत होते, मगर जल्दी ही उन्हें एक अलग कमरे में ले जाया गया। बोस को प्यास लगी तो उन्होंने जापानी भाषा में नर्स से मिज़ू मिज़ू कहकर पानी मांगा, मगर शायद नर्स जापानी नहीं जानती थी, तो वहाँ मौजूद डॉक्टर योशिमी ने नर्स से बोस को पानी देने के लिए कहा। डॉक्टर योशिमी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि 3 बजे एक भारी शख्स को सैनिक ट्रक से उतारकर स्ट्रेचर पर लेटाया गया। उनका माथा, सीना, पीठ, हाथ और पैर सब बुरी तरह जले हुए थे, यहाँ तक कि उनका दिल भी जल गया था। उनकी आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थीं। वो देख तो सकते थे, मगर उन्हें अपनी आंखें खोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उन्हें 102.2 डिग्री का तेज़ बुखार था। उनकी नाड़ी की गति दर प्रति मिनट 120 थी। उनके दिल को आराम पहुंचाने के लिए डॉक्टर योशिमा ने विटा कैम्फोर के 4 और डिजिटामाइन के 2 इंजेक्शन दिए। फिर उन्हें ड्रिप से 1500 सीसी रिंजर सॉल्यूशन भी चढ़ाया गया। इसके अलावा संक्रमण को रोकने के लिए उन्हें सल्फानामाइड का इंजेक्शन भी दिया गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो जानते थे कि इस सब के बावजूद सुभाष चंद्र बोस बहुत अधिक समय तक जीवित रहने वाले नहीं हैं। वहीं एक और डॉक्टर योशियो इशी भी मौजूद थे। उन्होंने नेताजी की हालत का विवरण यूं दिया: 2 घायल लोग 2 पलंगों पर लेटे हुए थे। वो इतने लंबे थे कि उनके पांव पलंग से बाहर लटक रहे थे। एक नर्स ने मुझे बुलाकर कहा, डॉक्टर, ये भारत के चंद्र बोस हैं। खून चढ़ाने के लिए मुझे नस नहीं मिल रही है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करिए। मैंने जब खून चढ़ाने के लिए सुई उनकी नस में लगाई तो उनका कुछ खून वापस सुई में आ गया। वो गाढ़े रंग का था। जब मौत नज़दीक होती है तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और खून का रंग बदलने लगता है। 18 अगस्त 1945 की रात करीब 9 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दम तोड़ दिया। नेताजी के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थीं और उनके पार्थिव शरीर को कमरे के एक कोने में रख दिया गया था और उसके चारों ओर एक स्क्रीन लगा दी गई थी। उसके सामने कुछ मोमबत्तियां लगा दी गईं और फूल भी रखे हुए थे। विमान उपलब्ध न होने के कारण उनके पार्थिव शरीर को ना तो सिंगापुर ले जाया जा सका और ना ही टोक्यो। 4 दिन बाद 22 अगस्त को ताइपे में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उस समय वहां पर कर्नल हबीबुर रहमान, मेजर नागातोमो और नेताजी बोस के दुभाषी जुइची नाकामुरा मौजूद थे। आज ईस्टर्न क्रॉनिकल की तरफ से हमारी टीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शत शत नमन करती है।